अच्छा बेटा, क्योंकि एग्जाम्स बस अब करीब ही हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को 2023 के सारे एमसीयूज के पेपर्स करवाना, खास तौर पे हमारे वाले वेरिएंट मई जून के और अक्टूबर नवंबर के, और दूसरे वेरिएंट्स जो 2022 बैकवर्ड्स पास पेपर्स हैं वो आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 2023 के पेपर मेरे यूट्यूब पे नहीं, तो वो आप लोग यूट्यूब से देख सकते हो। मैं आप लोगों को रीसेंट पेपर सारे खत्म करवाने की करूंगा, ठीक है। चले जी, मई जून 23, वेरिएंट 2 पेपर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नीडेड फर्स्ट इन ऑर्डर टू सेट अप अ न्यू बिजनेस। आप में से बहुत से लोग इसको मार्क कर देंगे, हालांकि ये आपका आंसर नहीं होता बेटा, ये नहीं होता आंसर। आपने देखो, मेरी बात सुनो, एक स्टेडियम है, ठीक है, बैट अवेलेबल है, बॉल अवेलेबल है, लाइटिंग है, कमेंट्री हो सकती है, सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ खिलाड़ी नहीं है। तो क्या वो मैच हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो बेटा जब तक आपका असल खिलाड़ी काम करने नहीं आएगा, जब तक एक ऐसा खिलाड़ी नहीं आएगा जो बाकी तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके गुड्स एंड सर्विसेज को बनाए, तो क्या कोई बिजनेस रन हो सकता है? नहीं हो सकता। So the most important person that is required, the most important factor of production that is required to produce a good or a service is enterprise. जब तक enterprise से नहीं होगा तो good and services कैसे बनेंगे, बिजनेस कैसे सेट होगा? खुद कहाँ से स्टार्ट करना है, सॉल्व करना बेटा, आप 2022 बैकवर्ड्स जाए, सही है, फिर जो उसके अंदर इश्यूज हो वो आप यूट्यूब से देखिएगा। अच्छा जी, assuming assuming nothing else changes, which change in the economy's labor market will cause the production possibility curve to shift to left। कहता है कि भाई ये आपका पीपीसीआर है, यहाँ पे आपके पास गुड वाई है, यहाँ पे आपके पास गुड एक्स है, सही है। ये आपका पीपीसीआर है, और आपका पीपीसीआर से लेफ्ट में आ गया, ऐसा पीछे की तरफ आ गया। कहता है भाई ऐसा किस तरह हो सकता है, कब होगा? ए आपसे कहता है इंक्रीज इन वर्कर इमिग्रेशन। बेटा आय वाला इमिग्रेशन है, इससे आपका बीपीसी बाहर जाता है, अंदर नहीं आता। एंड इंक्रीज इन रिटायरमेंट एज, यानी कि पापा आप लंबी उम्र तक काम करेगा, यानी कि इससे भी बेटा आपका पोटेंशियल वर्किंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी आपकी बढ़नी चाहिए, इससे तो हमने कम करके दिखानी है। एंड इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, बेटा इससे भी आपका पोटेंशियल बढ़ता है। एंड इंक्रीज इन स्कूल लीविंग एज, यानी कि पहले अगर बच्चा 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट होता था, अब 20 साल की उम्र में ग्रेजुएट होगा, यानी कि 2 ईयर का डिले आ गया उसके पास। 2 ईयर का डिले आ गया उसके पास, तो जब 2 ईयर का डिले आएगा तो उससे आपकी औकात भी पीछे की तरफ आ जाएगी, तो आंसर इज डी। आगे कहता है, तो कहते हैं इधर, व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि बेटा गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइस के थ्रू इंटरवीन करती है। गवर्नमेंट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू इंटरवीन करती है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर लिख के दी हुई है, जो आपको उसको करेक्ट करके हमें बतानी है, और उसने आपसे पूछा है नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। गवर्नमेंट मैनेजेस टैक्सेशन राइट्स, यस गवर्नमेंट मैनेज करती है टैक्सेशन राइट्स को। द गवर्नमेंट प्रिवेंट्स फर्म्स फ्रॉम अर्निंग एक्सेसिव प्रॉफिट, यस। किस तरह करती है भाई? थ्रू सब्सिडीज एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो मैंने आपको अभी गेम बताया था। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स सर्विसेज नॉट प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर, यस। हाँ, तो ये बात सारी सही है ना। तो उसने बोला है व्हाट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसको गलत दिखा हुआ है, और वो आपके यहाँ पे अगेंस्ट में जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट इज नॉट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, अ डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। अच्छा अब बेटा बात सुनो, अगेन वही वाली बात आ गई, नॉट लाइकली, नॉट वाला मामला है कि भाई लाजमी नहीं है ऐसा हो। अ डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट, बेटा इट इज नॉट नेसेसरी कि डिविजन ऑफ लेबर से जो है वो हमारे पास मामला हमेशा अच्छे ही रहे, बुरे भी हो जाते हैं और ये सारी चीजें हो जाती हैं। बट अगर मैं जनरली यहाँ पे बात करूँ, अ डिक्रीज इन एवरेज कॉस्ट, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है इंक्रीज इन मोटिवेशन, तीसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, और एन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। अब आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज के अंदर भी ओ लेवल पढ़ा, ओ लेवल में बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, या ओ लेवल में इकोनॉमिक्स भी जब आपने पढ़ा होगा, तो डिवीजन ऑफ लेबर के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स आपने पढ़े होंगे। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को तोड़ दिया है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट वर्कर्स जो जिस चीज में स्पेशलाइज, ठीक है।
तो बेटा डिवीजन ऑफ लेबर से हमारे पास लाजमी सी बात है एवरेज कॉस्ट कम होती है, तो भाई एवरेज कॉस्ट तो हमारे पास कम हो रही है। एंड इंक्रीज इन मोटिवेशन, बेटा आप लोग को एक पॉइंट याद होना चाहिए, बोर्डम वाला, कि वर्कर एक ही काम कर करके बोर हो जाता है, थक जाता है, वो कहता है कि यार क्या परेशानी है, क्या जलालत है, सुबह उठो एक ही काम बार बार करना शुरू कर दो, तो वो बोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई ये पॉइंट आपका करेक्ट नहीं है, सही है। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, बिल्कुल आपके पास इंप्रूवमेंट वगैरह आती है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बी। फिर कहता है प्राइस प्लेस, कहता है जी प्राइस प्लेस a number of function in the allocation of resources, which statement best illustrates the function that relies upon consumer choice, sometimes known as incentivizing function। तो बेटा इंसेंटिवाइजिंग फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रैशनिंग पढ़ा हुआ है, सिग्नलिंग फंक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ी हुई। इंसेंटिव फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन को याद करें तो मैंने आपको ये बताया था कि यार ये डिपेंड करता है कि ले जो हमारा प्रोड्यूसर है, अगर वो काम करने जा रहा है, जाहिर है उसको इंसेंटिव मिलेगा तभी तो वो काम कर रहा होगा ना। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि इंसेंटिव फंक्शन किसके साथ लिंक कर रहा है, आपके प्रोड्यूसर के साथ। सही है, सिर्फ इंसेंटिव फंक्शन आपके प्रोड्यूसर के साथ लिंक कर रहा है। अब यहाँ पे आएगा, ए कहता है a fall can show consumers that a good is becoming less popular। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि इंसेंटिव फंक्शन लिंक करता है प्रोड्यूसर के साथ, और यहाँ पे वो बात कर रहा है कंज्यूमर की, तो ये तो ऑप्शन गलत है। A price fall tends to persuade some producers not to stay in the market for good, जो कि लॉजिकली करेक्ट आंसर है। कैसे भाई, जब प्राइसेस कम होगी तो आपकी सप्लाई भी कम होती है, प्रोड्यूसर का रेवेन्यू कम होता है, तो प्रोड्यूसर को इंसेंटिव कम मिलेगा ना टू ऑपरेट इन मार्केट, तो प्रोड्यूसर बोलेगा बाढ़ में जा भी, मैं यहाँ पे काम नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल आंसर हो सकता है। A price rise means consumers cannot afford to buy so much of a good। Again consumer की बात आ गई, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। A price rise tend to reduce competitiveness in the market for good। तो बेटा लाजमी तो नहीं है कि अगर प्राइस राइज होता है तो उससे कंपेरेटिवनेस आपके पास कम हो जाए। अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो जनरली हर प्रोड्यूसर ही बढ़ा रहा होगा ना, तो कंपटीशन तो वैसे का वैसा ही है। तो आंसर आपका आ जाएगा बी। Which pair of products are substitute both in consumption and production। बेटा जो यहाँ पे हाईलाइटिंग फीचर था ना वो ये है कि कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी सब्स्टिट्यूट होने चाहिए, कॉम्पिटिशन होनी चाहिए। अच्छा बेटा, बार्ले जो होता है ये खाने का आइटम है, व्हीट एंड बार्ले जैसे हम लोग कहते हैं, कॉटन जो है वो पहनने का आइटम है या फिर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है। तो बार्ले और कॉटन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, छोड़ दो। हाँ, गोल्ड और सिल्वर की किसी हद तक हम लोग बात करेंगे। सोप और टूथपेस्ट, क्या अपने दांतों पे साबुन लगा सकते हो या अपने जिस्म पे कोलगेट लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। स्पिनच एंड कैबेज। अच्छा अब देखो इसका जो आंसर है ना वो ये, कैसे ये है, क्योंकि देखो दोनों फूड आइटम है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन सेम है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है। भाई जैसे मैं बर्गर बना रहा हूँ, मेरे पास कैबेज नहीं है तो मैं स्पिनच डाल दूँ, सही है। अब बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर की। देखो आप में से जो जो खवातीन पढ़ रही हैं क्लास में, वो मुझसे बेहतर जानती हैं कि गोल्ड और सिल्वर की कैरेक्टरिस्टिक्स में जमीन आसमान का फर्क। भाई गोल्ड महंगा होता है, सिल्वर सस्ता होता है, सही है। गोल्ड की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सिल्वर की कम इंपॉर्टेंस होती है। जिस चीज से जो चीज सिल्वर से बनती है वो गोल्ड से नहीं बन सकती, और जो चीज गोल्ड से बनती है वो सिल्वर से नहीं बन सकती। तो इनमें बहुत ज्यादा ही वीक सब्स्टिट्यूट्स की अगर मैं बात करूं कि यार हद मार के अगर ये ना हुआ तो मुझे ये दे दो, वरना दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट, समझे। तो गोल्ड एंड सिल्वर सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में, असल जो है वो स्पिनच और कैबेज। There is a worldwide shortage of oil. The diagram shows the consumption and production of oil billion tons for selected countries. What can be concluded from the diagram? तो बेटा ये आपके पास एक टेबल गिवन है, एक चार्ट गिवन है, ये कंजम्पशन आ गया और ये आपका प्रोडक्शन है, सही है जी। What can be concluded from the diagram? In Britain, oil has zero opportunity cost। बेटा दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे प्रोडक्शन की कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो, खासतौर पे ऑयल। इन जापान देर इज सेल्फ सफिशिएंसी इन ऑयल। बेटा सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब है कि ये लोग खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, जबकि आप लोग एक चीज को गौर से देखो, जापान में प्रोडक्शन तो है ही नहीं, यानी कि दे आर रिलायंट ऑन अदर कंट्रीज,
समझे? तो सेल्फ सफिशिएंसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं हुई। इन रशिया देर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल। रशिया के अंदर बेटा ये प्रोडक्शन आ गई, ये कंजम्पशन आ गई, तो बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे तो सरप्लस नजर आ रही है। तो वो कहता है देर इज नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल, तो आंसर इज करेक्ट। इन यूएस रैशनिंग इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑयल शॉर्टेज। बेटा ये फजूल सी बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि रैशनिंग से ही आप जो है वो ऑयल शॉर्टेज अपना करेंगे। द क्रॉस कहता है भाई द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सीडी आपके पास है बेटा, एक्सीडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ रेल ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ट्रेन। यही है ना? बस सॉरी, सही है। एक्सीडी कितनी है आपके पास? +2 की। आपके पास परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ रेल कितना गिवन है? 10% गिवन है। आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस निकालना है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, x इज इक्वल टू 10% डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 5%। यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस कितना आ रहा है आपके पास? 5% अब आपने इन चारों ऑप्शंस की परसेंटेज चेंज निकालनी है, जहां पर आपका आंसर 5% आ जाएगा वो आपका आंसर होगा। अब जैसे मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100 करके, ये आपके पास 5% आ रहा है, ये आपके पास 10% आ रहा है, ये 12.5% आ रहा है, ये 20% आ रहा है। तो बेटा आंसर किधर आ रहा है आपके पास? 5% ए पे आ रहा है। अच्छा जी, 9, a change in the price of good causes an internet causes an increase in the quantity of a good demanded. What would be the nature of the good and the direction of price change for this to be certain to happen? कहता है कि यार आपके पास प्राइस में चेंज आया, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी डिमांड बढ़ गई। बेटा देखो, तो जनरल हम लोगों ने लॉ पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में जो जनरल रूल पढ़ा है, वो रूल क्या है कि यार अगर हमारी इनकम लेवल बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। ठीक है, जनरल रूल तो हमारे पास यही है ना कि जब इनकम लेवल बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। सही है। अच्छा भाई, और यहाँ पर इनकम लेवल बढ़ने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो जब आपकी प्राइसेस कम होंगी तो रियल इनकम आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। सही है, रियल इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तो बेटा आंसर आपका ए या सी में से कोई एक होना चाहिए, यानी कि आपकी प्राइसेस फॉल होनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी रियल इनकम बढ़ जाए। अच्छा भाई, what would be the nature of a good and the direction of price change for this to be certain to happen? और बेटा एक बात बताओ, जब रियल इनकम बढ़ती है तो डिमांड किसके लिए बढ़ती है? नॉर्मल गुड के लिए या इन्फीरियर गुड के लिए? बेटा आपकी डिमांड बढ़ती है फॉर नॉर्मल गुड। सही है, तो ये देखो नॉर्मल गुड, आंसर इज सी। A specific tax is placed upon each bottle of perfume sold in the diagram. S is the only supply curve before taxes. ST. ST is the new supply curve after tax. Which area represents the part of the tax revenue paid by producers? अच्छा बेटा बात सुनो, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, जैसे ये मेरा सप्लाई कर्व है और सप्लाई कर्व मेरा ऐसे पीछे आ जाएगा फ्रॉम S2 S1, तो ये जो इन दोनों के बीच का गैप है, ये मेरा गैप इनडायरेक्ट टैक्सेस का गैप कहलाया जाता है। ठीक है, ये मेरे पास नया इक्विलिब्रियम है E1, ये मेरा पुराना इक्विलिब्रियम है E। तो E1 से लेके यहाँ तक, सही है, तो ये पूरे का पूरा मेरा बॉक्सेस, ये जो पूरा बॉक्स आ रहा है ये क्या आ गया? ये मेरा आ गया इनडायरेक्ट टैक्सेस का बॉक्स। ये पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस का बॉक्स आ गया, दैट इज WRPD। सही है जी। अब यहाँ पे कहानी क्या निकलेगी? कहानी ये है कि मैंने आपको ये बताया है कि पुराने और नए इक्विलिब्रियम प्राइस का गैप हमेशा कौन पे करता है? कंज्यूमर। तो बेटा उसको इससे बीच में से तोड़ो। सही है, ये आपने तोड़ दिया बीच में से, तो पुराने और नए इक्विलिब्रियम का गैप हमेशा कौन पे करता है बेटा? ये पे करता है कंज्यूमर। तो रिमेनिंग किसके पास चला जाएगा? रिमेनिंग आपका आ जाएगा प्रोड्यूसर बर्डन। ठीक है, और ये क्या बनता है आपका? PQ U और T, यानी के P। ठीक है भाई, the diagram shows supply curve of a firm. Which statement about price elasticity of supply along this curve is correct? अच्छा अब 11 को देखिएगा बेटा। PES is greater than unity at all points along the supply curve. PES is the same at all points along the supply curve. PES is elastic when the price is low and becomes more inelastic when the price rises. PES rises when the supply rises. अच्छा बेटा अब एक बात सुनो, आप लोगों को मैंने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पे मैंने बताया था कि यार
पीईडी इज डिफरेंट एट ईच लेवल ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि ऊपर वो इलास्टिक होता है, फिर यूनिटरी हो जाता है, और फिर वो इलास्टिक हो जाता है। सेम इसी तरह पीईएस का भी हिसाब किताब चल रहा होता है कि वो थ्रू आउट जो है वो चेंज होता रहता है, वो इन इलास्टिक से ऐसा इलास्टिक की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारा आंसर क्या बनेगा इसका, कि वो सॉरी, हाँ हमारा आंसर इसका क्या बनेगा, ये पीएस राइजेस व्हेन सप्लाई राइजेस, की वजह से सप्लाई ऊपर जाती रहेगी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या आता है, जैसे डिमांड नीचे आती जा रही है, पीडी गिरता जा रहा है ना, इलास्टिक से इलास्टिक में आता जा रहा है। वैसे इसका क्या है कि जैसे जैसे आपकी सप्लाई बढ़ती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, वैसे वैसे पीएस भी आपका राइज होता है। ठीक है, आगे है। The diagram shows the market for electric cars with X as an initial equilibrium. यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं भाई। What will be the new equilibrium when the price of electric car batteries falls and consumers become more environmentally aware? तो बेटा एक चीज को समझो कि यहाँ पे हमारे पास किसकी डिमांड गिवन है, इलेक्ट्रिक कार्स। पहले तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि यार ऐसे चलो उसको सेपरेट बना दे। यहाँ पे आ गया जी प्राइस, यहाँ पे आ गया आपके पास क्वांटिटी, ये आपका डिमांड है, ये आपका सप्लाई, ठीक है। सप्लाई, डिमांड, आप बैठे हुए हैं एक्स। कहता है कि यार क्या हो रहा है कि आपकी बैटरी, गाड़ी की जो बैटरी है ना, इसकी एक तो प्राइस गिर रही है। तो जब बेटा गाड़ी की बैटरी की प्राइस गिरेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तो आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, आप आ जाएंगे SAS1। फिर कहता है कि लोग इन्वायरमेंटली अवेयर हो गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बेटा आपकी डिमांड भी बढ़ जानी चाहिए। तो डिमांड आपकी आ गई है D1 पे। तो बेटा आप एक्स से किधर आ गए हो, आप एक्स से आ गए हैं सी पे। तो आंसर इज सी। ठीक है भाई, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है। व्हाट वुड कॉज मार्केट डिसइक्विलिब्रियम? मेरा डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई। सही है, तो ऑप्शंस पढ़िएगा भाई। When a decrease in demand for a product leads to a price fall that results in some producers leaving the market, तो बेटा ये तो रैशनिंग की बात कर रहा है ना, इसके अंदर क्या डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, तो प्रॉपर इक्विलिब्रियम है हमारे पास। When a decrease in demand for a product leads to some producers being unable to sell the product at the current price level। बेटा अगर आप रैशनिंग का केस याद करो, आई होप आप लोगों को नजर आ रहा है स्क्रीन पे। प्राइस, क्वांटिटी, ये आपके पास डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई, ठीक है। ये करंट प्राइस लेवल चल रही है ना, ये करंट क्वांटिटी आ गई है आप लोगों की, सप्लाई डिमांड। कहता है कि व्हेन अ डिक्रीज इन डिमांड, अगर आपकी डिमांड ऐसे कम हो जाती है, डिमांड आपकी कम हो जाती है, आप डी से D1 पे आ जाते हैं, तो एट द सेम प्राइस लेवल हमारे पास बेटा कुछ प्रोड्यूसर्स माल को देने से मना कर देंगे। ठीक है, when a decrease in demand for a product leads to some producer being unable to sell the product at the current price level, यानी कि वो ये वाली प्राइस पे नहीं बेचेंगे, ये वाली प्राइस पे नहीं बेचेंगे, और वो मार्केट से बाहर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी वजह से जी आपके पास प्रॉपर डिसइक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, when a decrease in supply of a product leads to a price rise that results in market for the product clearing, when a decrease in the supply of a product leads to a price rise that makes it too expensive to some poor household। तो बेटा ये तो जनरल उसूल है ना दुनिया के, अगर आपके पास एक्सपेंसिव हो रहा है तो आप नहीं खरीद सकते ना, तो आप ना खरीदो भाई, उसमें डिसिप्लिन थोड़ी है, जो खरीद सकता है वो तो अपना मार्केट क्रिएट कर रहा है ना भैया। अच्छा जी भाई, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की आपके पास सिंपल सी डायग्राम बना के दी भी है। कहता है भाई पीडी की वैल्यू बता दो क्या है, तो सिंपल इट इज -1 यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अच्छा भाई, the table shows changes in consumer expenditure on various goods when her income increases from 20,000 to 24,000. Assuming all else remains unchanged, for which good is the consumer's income elasticity of demand greater than 1? तो बेटा पहले तो आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन इनकम निकाल लें, जो आ रहा है आपके पास 20%। ठीक है, आपको दिमाग लगाओ, न्यू माइनस ओल्ड वाला फॉर्मूला लगाया करें भाई। ये आ रहा है आपके पास 20%, सिंपल सा। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे आप जरा अपनी परसेंटेज चेंज इन जो क्वांटिटी है, गुड आपके पास यहाँ पे गिवन है बेटा, ये -4% आ रहा है, यानी कि 4% से गिर रहा है। ये आ रहा है आपके पास 1%। अच्छा जी, और ये आपके पास नहीं, सॉरी इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा ना, इसमें तो नो चेंज, नो चेंज, ये तो सेम। अच्छा, इसमें आ रहा है बेटा, कैलकुलेट करके देख लो, न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा है 12%।
ठीक है, बैलेंस शीट न्यू माइनस ओल्ड ओवर ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपके पास आ रहा है 20%। 24%। कितना आ रहा है ये? 24%। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे सारी परसेंटेज की वैल्यूज देखूं तो मेरे हिसाब से सिर्फ जेड ही ऐसा है जो कि 20% से ज्यादा है। तो आंसर इसने लिखा है ना ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो फिर 24 ही आपका ऐसा है जो 20 से ज्यादा है। सही है। Which combination of government measures is most likely to increase the consumption of a merit book? कहता है इनमें से सबसे ज्यादा बेटा गवर्नमेंट की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो मेरिट बुक को इंक्रीज करवाएगा? तो कहता है सेटिंग एन इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस ऑन द प्रोडक्ट एंड पेइंग प्रोड्यूसर सब्सिडी। बेटा ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अपनी पॉलिसीज के अंदर। सेटिंग एन इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस ऑन द प्रोडक्ट एंड इम्पोजिंग इनडायरेक्ट टैक्स ऑन प्रोड्यूसर। बेटा मेरिट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगाओगे? गलत। सेटिंग अफेक्टिव मिनिमम प्राइस। बेटा मिनिमम प्राइस मेरिट पे लगता ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही आपके गलत हो गए। तो योर आंसर इज ए। The table contains some figures from the balance of payment current account of the US for a given year. What cannot be concluded about the US trade from the table? आपके पास बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग गुड है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विस। सही। तो बेटा ऑप्शंस के लिहाज से पहले तो एक काम छोटा सा ये कर लें कि आप जो गुड्स है ना, गुड्स की आप इंपोर्ट ऑफ गुड निकाल लें। इंपोर्ट ऑफ गुड जो मिसिंग फिगर है आपके। ठीक है। और सर्विसेज में आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस निकाल लें जो आपके मिसिंग फिगर्स। सही है। तो पहले जरा देख लेते हैं, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड आपके पास 1632639 है। ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके पास है 741462। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड आपका डेफिसिट में जा रहा है। इसका लॉजिकल सा मतलब क्या है कि इंपोर्ट शुड बी ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। सही है। तो ये कैसे आएगा भाई? 1632639 माइनस -74162, -741,462, सॉरी 741। अच्छा, तो 1632639 प्लस 741,462। तो बेटा आपके इंपोर्ट कितने आ रहे हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड आ रहे हैं 2374101। इसी तरह आप सर्विसेज भी निकाल लें भाई। बैलेंस आपके पास है 2331138। सही है। माइनस एक्सपोर्ट्स आपके पास है 477428। इसको भी निकाल लो भाई। 2331138 माइनस 477428। तो इम्पोर्ट्स आपके, सॉरी एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट जो है वो आपके पास आ रहे हैं 244290। सही है। ये आपके पास ही बैलेंसेस आ गए हैं, मिसिंग फिगर्स आ गए। अब what cannot be concluded about US trade from the table? Exported services were valued over 477428। कहता है कि जो आपकी एक्सपोर्ट सर्विस है ना, ये कहता है कि वो इससे ज्यादा थे 477428। तो लॉजिकली तो बात ठीक कर रहा है ना, क्योंकि बेटा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जा रहा है सर्विसेज का। वो सरप्लस में जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा ही होगा। ठीक है। तो ये यस हो रहा है। अच्छा, मैंने गलत अमाउंट निकाल दी है भाई। ये मैंने गलत अमाउंट निकाल दी है। ये आपके पास किस तरह है? छोड़ो जो भी है, छोड़ो उसको, जो भी आ गया। imported goods were valued at over 1632639। imported goods जो आपके पास है, import of goods जो हैं वो इससे ज्यादा थे, वो इससे ज्यादा थे। तो बेटा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ज्यादा है, तभी तो आंसर आपका डेफिसिट में आ रहा है ना, तभी तो आपका आंसर डेफिसिट के अंदर आ रहा है। यस। हाँ जी। आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को मिक्स कर दिया है। खैर है, छोड़े, कुछ नहीं होता, मिटा भी दें भले, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, आगे आ जाओ। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड सर्विसेज वाज लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। कहता है कि बेटा जो आपकी एक्सपोर्टेड सर्विसेज थी, जो आपकी एक्सपोर्टेड सर्विसेज थी वो एक्सपोर्टेड गुड्स से ज्यादा वैल्यू रखती थी। यार ये जरा मुझे करके दो ना कैलकुलेट सही से। एक्सपोर्ट एंड सर्विस मुझे कैलकुलेट करके दो। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, हाँ ये प्लस हो जाएंगे ना बेटा, ये प्लस हो जाएगा आपका। मैंने मिस्टेक कर दी है।
ये आपका बनेगा 233138 प्लस 47742। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 710 566। देखिए कैलकुलेट करें, सही निकाला। अब सही आ गया मेरा ख्याल है, वो मिस्टेक कर दी थी मैंने कैलकुलेशन की। सही है, सही निकाल लिया ना। अच्छा, अब कहता है कि वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड सर्विसेज वाज लेस देन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स। बेटा ये आपके एक्सपोर्टेड सर्विसेज है, ये आपके एक्सपोर्टेड गुड्स है, तो लॉजिकली तो सर्विसेज की वैल्यू कम ही है ना गुड्स से, तो ये भी आंसर करेक्ट है। यस। देयर वाज एन ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट। बेटा ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट लाने के लिए आपको वो भी चाहिए, नेट इनकम भी चाहिए, आपको नेट ट्रांसफर भी चाहिए। आपके पास तो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड गिवन है ना, आपके पास पूरे के पूरे करंट अकाउंट की इन्फॉर्मेशन थोड़ी गिवन है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आंसर इज डी। बेटा ये टेबल बहुत इजी है, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड का टेबल गिवन है, ट्रेड इन गुड और ट्रेड इन सर्विस गिवन है, सही है। ये आपका ट्रेड इन गुड आ गया, ये आपका ट्रेड इन सर्विस आ गई, सही है। उसने यहाँ पे गुड्स की एक्सपोर्ट दी हुई है, इंपोर्ट की सर्विस दी हुई है, तो आपको बेटा इंपोर्ट की गुड निकालनी है और सर्विसेज निकालनी है एक्सपोर्ट्स वाली, जो मैंने यहाँ पे ऐसे निकाल के दी हुई है आपको, बस और कुछ भी नहीं करना। ये सारा आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड गिवन। विच चेंज इज शोन डायरेक्टली बाय द यूज ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई एनालिसिस। बेटा आप लोगों ने एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का इक्विलिब्रियम लेवल पढ़ा हुआ है, डायग्राम्स पढ़ी हुई है, तो सीधा सीधा आपको इन्फ्लेशन रेट के साथ ही लिंक करता है। Why might aggregate demand increase when country's price level fall? बेटा जब कंट्री की प्राइस लेवल फॉल होती है तो फिर कंट्री की सॉरी एग्रीगेट डिमांड आपकी क्यों इंक्रीज होती है, जब कंट्री की प्राइस लेवल फॉल होती है। तो बेटा हम लोग एग्रीगेट डिमांड को यहाँ पे इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, हम लोग एक्सपेंशनरी पॉलिसी के हिसाब से यहाँ पे लिंक करेंगे। बेटा कहता है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज किस किस तरीके से हो सकती है। अब बेटा जब मैं इंटरेस्ट रेट को फॉल करता हूँ, जो हमारे पास एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, अगर मैं इंटरेस्ट रेट को फॉल करता हूँ तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट चीप होती है, आपकी कंजम्पशन गिर जाती, कंजम्पशन बढ़ जाती है और आपकी सेविंग फॉल हो जाती है। तो जब बेटा प्राइस लेवल आपकी फॉल होती है ना, तो बैंक्स लोगों को इनकरेज करते हैं टू स्पेंड मोर इन द इकोनॉमी, ताकि आपके पास इकोनॉमिक बूम आ सके। गवर्नमेंट इनकरेज करती है ताकि आपके पास इकोनॉमिक बूम आ सके। अब किस तरीके से इनकरेज करेंगे लोगों को? बाय डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, ताकि लोग स्पेंडिंग करना स्टार्ट करें और सेविंग से बचें। व्हाट इज यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। बेटा ये आप लोगों को पता है कि वो प्राइस लेवल आरपीआई को साथ देके चलता है। द डायग्राम शोज बेसिक टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है कि यार जो फर्म है और हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है और फर्म जो है वो उसके लिए रिवॉर्ड वगैरह पे करती है, फिर हाउस होल्ड जो है उसको पैसे पे करता है टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, और वही पैसे मेरी फर्म की इनकम बन जाती है, ठीक है। कहता है कि इस डायग्राम के हिसाब से हमें डायरेक्शन बताइए जरा, फ्लो का क्या चल रहा है भाई। अच्छा यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से वो बात कर रहा है। बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलती है ऐसे, ठीक है, ये होती है क्लॉकवाइज, और ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टा चलना एंटी क्लॉकवाइज होता है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज। बेटा हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड फर्म से सामान ले रहा है, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये तो क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये वाला मामला चल रहा है, ठीक है, मैं फर्म से सामान ले रहा हूँ। गलत। गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो क्लॉकवाइज। कहता है गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो आपके क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यानी कि बेटा यूं चल रहे हैं। यार एक बात बताओ, गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? गुड्स एंड सर्विसेज आपके प्रोवाइड करता है हमारा फर्म टू हाउस होल्ड, ठीक है। और फर्म जो है वो तो बेटा ऐसे आपको जा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, देखो प्रोडक्ट मार्केट, जो वो दुकान में सामान पकड़ाएगा तो वो तो ऐसे पकड़ाएगा ना फर्म जाके, ये तो एंटी क्लॉकवाइज बन गया। इनकम्स फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। कहता है कि जी इनकम आपके पास आ रही है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। यार बात सुन, हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड जब प्रोडक्ट मार्केट जाएगा वो किस तरह चल रहा है? वो चल रहा है ये ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, इस तरह क्लॉकवाइज चल रहा है वो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो ना हुआ। अच्छा, रिसोर्सेज फ्लो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जो हाउस होल्ड है,
जो बेटा आपका हाउस होल्ड है वो फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर, ठीक है, यहाँ पे देखो ना फैक्टर मार्केट लिखा हुआ, तो वो ऊपर से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बेटा आप ये देखो किस तरीके से बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो जब वो ऐसे पीछे जाएगा, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, और ये आपका आंसर यहाँ पे क्लियर। The table shows types of unemployment and their possible solution. Which combination is not correct? Which combination is not correct? Technological unemployment, introduce minimum wage legislation। बेटा टेक्नोलॉजी का मतलब होता है मशीन, तो मिनिमम वेज क्या है, उखाड़ लेगी मशीन का। तो ये पॉसिबल आंसर नहीं, ये मतलब गलत सोल्यूशन उसने दिया हुआ है, तो ये पॉसिबल आंसर आपका हो सकता है, ठीक है, उसने बोला नॉट करेक्ट। सिक्लिकल बेटा एग्रीगेट डिमांड कम होने की वजह से आ रही, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, तो आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शनल जॉब सर्च टाइम होती है, वैकेंसी आएगी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चरल वर्कर्स को रिटेन करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये एक ऑप्शन है जिसका गलत सोल्यूशन आपको दिया है। Which combination of policy would be most effective in reducing balance of payment current account surplus? बेटा सरप्लस को आपने कम करवाना है, यानी कि आपको इंपोर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको एक्सपोर्ट गिराने पड़ेंगे, ठीक है। और डिक्रीज इन इंपोर्ट टैरिफ, यस, आपको इंपोर्ट टैरिफ डिक्रीज करने पड़ेंगे ताकि आपकी इंपोर्ट्स बढ़े। डीवैल्यूएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट, नो। उसके पीछे रीजन ये है कि बेटा अगर डीवैल्यूएशन हुआ तो आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, हमने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाना। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, फिर यही बचती है, यस, ताकि हमारा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और हमारे जो है वो लोग उस तरफ है, सही है, इसका आंसर है। If a country is experiencing a period of high inflation, which group will benefit the most from this? Companies that export the majority of their output। कहता है बेटा अगर आपके पास हाई इन्फ्लेशन हो रहा है तो किसको फायदा होगा। अब देखो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फर्म्स इन्फ्लेशन की वजह से मार खाती हैं, तो उनको फायदा नहीं होगा, आंसर आपका नो नो यहाँ पे से। फिक्स इनकम अर्नर्स, इनको भी बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। दोस्त विद हाई डेट्स, यस, लेंडर एंड बोरोवर वाला केस, तो आंसर इज डी। अभी आप 19 पे ही बैठे हुए हो, अभी तक मैं किधर पहुंच गया हूँ, आप 19 में बैठे हुए हो, ये आंसर है इसका। भाई साथ साथ रहो यार। व्हाट विल डेफिनेटली चेंज अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड। मेरा टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस ओवर इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो कहता है टर्म्स ऑफ ट्रेड किसकी वजह से आपका चेंज होगा डेफिनेटली। तो पहला तो देखो बात आपके पास आपने पढ़ी भी है कि जब रॉ मटेरियल की आपके पास क्या कहते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल इंक्रीजेस, तो बेटा इससे आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड अफेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। एप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, इससे भी अफेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा ये जो है ना इन्फ्लेशन रेट, ये एक ग्रे एरिया है। ये ग्रे एरिया इसलिए है क्योंकि हम लोग जब इन्फ्लेशन का लिंक करते हैं ना, हम लोग जब इन्फ्लेशन का लिंक करते हैं तो हम लोग अपने ट्रेडिंग पार्टनर को भी चेक करते हैं, हम लोग अपने ट्रेडिंग पार्टनर को भी चेक करते हैं कि यार अगर मेरी इन्फ्लेशन आ रही है तो मेरे ट्रेडिंग पार्टनर को भी तो कोई ना कोई इफेक्ट पड़ ही रहा होगा ना महंगाई, क्योंकि जब महंगाई आती है तो जनरली थ्रू आउट पूरी दुनिया में ही आ रही होती है, इस तरह आजकल भी हमारे पास केस चल रहा है। तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो थोड़ा सा ग्रे एरिया है, एज सच इससे टर्म्स ऑफ ट्रेड पे अफेक्ट नहीं आता। बट 1 और 3 आपके पास पक्के हैं जो आपके पास 25 में यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। 26, अच्छा बेटा 26 के अंदर वर्किंग काफी ज्यादा है, और 26 में वर्किंग काफी ज्यादा है, बस जरा सा दिमाग खोल के मेरी बातों को सुनते रहिए। The world consists of two countries, M and N. The graph shows their production possibility curve, wheat and rice. कहता है कंट्री M and N ऑपरेट ऑन देयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड बिफोर स्पेशलाइजेशन कंट्री M प्रोड्यूसेस 60 यूनिट ऑफ wheat एंड कंट्री N प्रोड्यूसेस 30 यूनिट ऑफ wheat। अच्छा पहले से यहीं तक पढ़ेंगे हम, सही है, पहले हाफ पढ़ें, इधर आओ। मैं यहाँ पे एक सेक्शन बना रहा हूँ बिफोर स्पेशलाइजेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके चला हूँ भाई बिफोर स्पेशलाइजेशन, आप यहाँ पे देखते रहिएगा भाई। अच्छा बिफोर स्पेशलाइजेशन हमारे पास क्या चल रहा है भाई,
मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेशोज लूंगा मैं, ठीक है। मैं रेशोज लूंगा राइस किसका है जी, वीट इज टू राइस का। मैं रेशियो लूंगा भाई वीट इज टू राइस का, सही। इधर मेरे पास बेटा एम आ गया, यहाँ पे मेरे पास एन आ गया। कहता है कि मैं 60 यूनिट वीट के बनाता हूँ और 30 यूनिट एन के बनाता हूँ, 60 वीट और 30 एन। तो टोटल आपके पास बेटा कितना वीट बन रहा है, 90। सही है। अब बात सुनो, पहले तो आप एक काम ये करो, दोनों के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज को निकालो। दोनों के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज के निकालो बेटा। अगर मैं कंट्री एम के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो की बात करूँ तो 1:1 आ रहा है, वीट इज टू राइस का 1:1 आ रहा है। और कंट्री एन का क्या आ रहा है, 1:1.5। तो यहाँ पे बेटा वीट इज टू राइस ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे वीट इज टू राइस ऐसे आ रहा है। ठीक है, 100/100 और 75/50, तो ये आ जाएगा 1:1. कहता है भाई मैं बिफोर स्पेशलाइजेशन 60 यूनिट बनाता हूँ वीट के, कंट्री एम वाला। तो कहता है भाई मैं 60 यूनिट बनाता हूँ वीट के। तो बेटा अगर वो 60 यूनिट वीट के बना रहा होगा तो राइस कितना बना रहा होगा, 40 बना रहा होगा। सिंपल है ना, सिंपल है बेटा। वो 60 यूनिट वीट के बना रहा है, यानी कि 60 यूनिट वो राइस के सेक्रीफाइस कर रहा है। तो कितना बना रहा होगा, 40 बना रहा होगा। ठीक है जी, तो ये लो राइस हमारे पास कितना आ गया भाई, 40 आ गया। अच्छा भाई, फर्दर कंट्री एन कहती है कि मैं 30 यूनिट्स बना रही हूँ वीट के, 30 यूनिट्स बना रही हूँ वीट के। तो मुझे जरा राइस निकाल के बताओ मैं कितना प्रोड्यूस कर रही हूँ। बेटा बात सुनो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो है 1:1.5। यहाँ पे रेशियो क्या है, 1:1.5। तो बेटा अगर आप 30 वीट बनाते हैं तो 30 × 1.5 कितना हो गया, ये आपका 45 हो गया। मानी कि आप 45 यूनिट्स अपने वेस्ट कर रहे हो। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है टू प्रोड्यूस फीड इन कंट्री एंड, इट इज 45 यूनिट्स। तो बेटा 45 - 75 आप कितना यहाँ पे बना रहे होंगे राइस, राइस आपके पास इधर आ गया 30। अगर मैं इसको इसके साथ लिंक करूँ, इसके साथ लिंक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ना, अगर मैं 60 वीट बना रहा हूँ तो बेटा व्हाट विल बी माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू प्रोड्यूस राइस। तो वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि मैं 60 को यहाँ पे फॉरगो कर रहा हूँ, तो मैं प्रोड्यूस कितने कर रहा हूँ, 40। इसी तरह जब मैं 30 का वीट बनाता हूँ तो मैं कितने फॉरगो कर रहा हूँ, 45 का राइस फॉरगो कर रहा हूँ। तो मैं कितना राइस बना रहा हूँ, 30 राइस बना रहा हूँ। सही है, असल में 30 राइस बना रहा हूँ। तो टोटल मेरे पास राइस कितना बन गया, पूरी दुनिया का 70। और टोटल पूरी दुनिया का वीट कितना बन गया भाई, 90 बन गया। अब वो कहता है what will be the change in the world output if rice world output of rice if both countries decide to specialize according to comparative advantage। बेटा अगर मैं comparative advantages की बात करूं तो कंट्री एम जो है, कंट्री एम जो है ये हमारा वीट में स्पेशलाइज्ड है क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो 1:1 है। और ये किसमें स्पेशलाइज्ड है, राइस में, क्योंकि इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियो क्या आ रहा है, जो भी आप देख लीजिएगा डिवाइड करके से 50/75, 50/75। बेटा वीट का क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रह जाएगा आपका, तो 0.66, 1:0.66 का इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जब मैं राइस टू वीट करूंगा। तो यहाँ पर ये जीत जाएगा, सही है। अब वो कहता है कि यार हर वो कंट्री वो चीज बनाए जिसमें वो स्पेशलाइज। तो बेटा वीट में कौन स्पेशलाइज है, कंट्री एम। तो आफ्टर स्पेशलाइजेशन, आफ्टर स्पेशलाइजेशन कंट्री एम जो है वो वीट बनाएगी, यानी कि वो 100% से सिर्फ वो वीट बना रही होगी। तो वो मैक्सिमम कितना वीट बना सकती है, एम जो है बेटा वो 100 वीट बना सकती है। इसी तरह एन जो है कितना राइस बना सकती है, एन जो है वो 75 राइस बना सकती है। अब वो कहता है कि यार राइस का टोटल आउटपुट आपका कितने से इंक्रीज होगा। आप देखो बिफोर स्पेशलाइजेशन कितना था, बिफोर स्पेशलाइजेशन 70 था, आफ्टर स्पेशलाइजेशन कितना हो गया, 75 हो गया। तो बेटा कितने से इंक्रीज हो रहा है वो, आपके पास 5 से इंक्रीज हो रहा है। समझे बात को। तो ये आपके पास इसका आंसर बन जाएगा, दैट इज 5, इंक्रीज बाय 5। सही है। कंट्री एम राइस वीट एंड वीट बोथ विल बी 60, राइट, नो बेटा कंट्री एम का राइस 60 है, सॉरी वीट 60 है बट राइस 40 है। ये जो 60 आया ना आपका, ये इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि टू प्रोड्यूस दीज 60 यूनिट्स ऑफ वीट कंट्री एम इज सेक्रीफाइसिंग 60 यूनिट्स ऑफ राइस। जो 60 यूनिट आपके पास है ये वो 60 है। सही है, तो आपका आंसर इज सी। आगे आए,
स्ट्रक्चर कैलकुलेशन के वक्त डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, जिसको आप कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल रहे होंगे, जिसका आप कंपैरेटिव एडवांटेज निकाल रहे होंगे वो आपका डिनोमिनेटर होगा। राइस इज टू वीट में राइस डिनोमिनेटर होगा, वीट इज टू राइस में वीट डिनोमिनेटर होगा। जिसको वन चाहिए ना आपको आंसर, जिसका वन चाहिए वो डिनोमिनेटर में। The diagram shows the current equilibrium of an economy. The government introduces contractionary monetary policy. What is most likely outcome? बेटा जब contractionary monetary policy लगाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपका एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा। तो यहाँ पे देखें, फॉल इन इन्वेस्टमेंट एंड फॉल इन इन्फ्लेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट, राइज इन इन्फ्लेशन, नो। राइज इन इन्वेस्टमेंट, नो। राइज इन इन्वेस्टमेंट, नो। Government wishes to reduce the deficit on the secondary income section of its current account. Which policy would be most effective? कहता है कि बेटा वो सेकेंडरी इनकम यानी कि नेट ट्रांसफर को कम करना चाहता है, डेफिसिट उसका, यानी कि सेकेंडरी इनकम को बढ़ाना चाहता है। और जो है वो क्या कहता है कि जो हमारा जो डेफिसिट है करंट अकाउंट का उसको कम करना चाहता है। गवर्नमेंट विशेस टू रिड्यूस द डेफिसिट ऑन द सेकेंडरी इनकम सेक्शन ऑफ इट्स करंट अकाउंट, ठीक है। विच पॉलिसी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव? सेकेंडरी इनकम में आपके पास क्या आता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एड्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस वगैरह। एंड इंक्रीज इन सब्सिडीज टू एक्सपोर्टेड, बेटा ये ट्रेड इन गुड का सेक्शन है। टैरिफ, ट्रेड इन गुड्स का मतलब कि इंपोर्ट वाला बैलेंस ऑफ ट्रेड का सेक्शन है, ये नेट ट्रांसफर का सेक्शन नहीं है। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स अलाउड इनटू अ कंट्री, बेटा ये भी आपका सेक्शन का पार्ट नहीं है। रिडक्शन इन दी ओवरसीज एड डोनेशंस, बेटा ये आपके पास होता है कि आप बाहर पहले डोनेशन भेजते थे, अब आपने डोनेशन कम कर दिए भेजना, तो आपकी सेकेंडरी इनकम जो है वो डेफिसिट से बाहर आना स्टार्ट हो जाएगी। सप्लाई साइड पॉलिसीज कैन बी यूज्ड टू करेक्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, व्हिच पॉलिसी वुड बेस्ट अचीव द एम इन द लॉन्ग रन? कहते हैं सप्लाई साइड पॉलिसी से हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करेक्ट करना चाहते हैं, कौन सी पॉलिसी लॉन्ग रन में हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी? अलाउिंग ट्रेड यूनियंस टू मेंटेन वर्क प्रैक्टिसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्टिविटी, बेटा ये तो गलत है, ये तो प्रोड्यूसर के साथ ज्यादती है। इनकरेजिंग वर्कर्स टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर एक्स्ट्रा पे, बेटा इससे भी कॉस्ट आपकी बढ़ेगी। इंक्रीजिंग टोटल लेबर सप्लाई बाय एम्प्लॉइंग मोर अनस्किल्ड वर्कर, बेटा जाहिल वर्कर आएगा तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा देगा वेस्टेज वगैरह करके। सपोर्टिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर मैन मशीन्स बाय द यूज ऑफ रोबोट, तो बेटा टेक्नोलॉजी आ रही, रोबोट आ रहे हैं, तो फिर उससे तो आपके पास सप्लाई बढ़ेगी। Economic growth leads to increased levels of income and consumption per capita for the adult population. Which circumstances are needed for this to happen in an economy? कहता है कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारी इनकम लेवल जो है और कंजम्पशन पर कैपिटा जो है वो बढ़ जानी चाहिए, ऐसा कब हो सकता है? पहला ऑप्शन है अ चेंज इन टेक्नोलॉजी दैट इट मेंटेन सेम लेवल ऑफ आउटपुट, बेटा सेम नहीं ना, आउटपुट को तो हमने बढ़ाना है, तो ये आंसर नहीं होगा। इंक्रीज इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी थ्रू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इनपुट, पॉसिबल आंसर है। पॉलिसी ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज, तो बेटा इसकी वजह से जो हमारे अमीर लोग हैं वो स्पेंडिंग नहीं कर पाएंगे, और हमने भाई वो नहीं करना, रॉबिन हुड नहीं बनना है यहाँ पे। राइज इन द साइज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ड्यू टू इमिग्रेशन, बेटा तो यहाँ पे उसने पर कैपिटा बोला हुआ है ना, जब पॉपुलेशन आपकी बढ़ेगी तो पर कैपिटा आपका फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, पर कैपिटा आपका फॉल हो जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ जाता है ना, डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, तो आपका आंसर इज बी। ठीक है भाई, तो जितने भी 23 से पहले के पास पेपर्स हैं वो आपने यूट्यूब से देखने, 23 के सारे वेरिएंट्स तकरीबन इंशाल्लाह वो मैं करवाऊंगा, सही।